हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, वो है एसएससी एमटीएस एग्जाम, जो कि अभी 5 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है। और आपके पास लास्ट 20 to 25 डेज बाकी रह गए हैं रिविजन करने के लिए। तो एक एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स की डेट रिलीज हो जाती है कि एग्ज़ाम होने वाला है, और लास्ट 1 मंथ या 25 से 26 दिन रह जाते हैं। सबसे पहले टेंशन ये रहती है हम लोगों के दिमाग में कि हमने लास्ट 1 साल में जो पढ़ा है अब उसको रिवीजन करना होता है। तो लास्ट 1 साल की चीज़ों को कैसे समराइज करके हम लोग 20 दिन में उसको रिवाइज कर पाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है। सेकेंड दिक्कत ये रहती है कि हम लोग के पास सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें पढ़नी हो। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, या फिर किस चीज़ को हमें रिवाइज करना ज़रूरी है, और किस चीज़ को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो भी काम चल सकता है। तो आज मैं ये दोनों ही बात डिस्कशन करने वाली हूँ कि लास्ट जो 1 साल में आपने पढ़ा है एसएससी एमटीएस के लिए, वो किस तरीके से आप समराइज करके 20 डेज में पढ़ सकते हैं। और 20 डेज में पढ़ तो रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसे वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए लास्ट दिनों में, और कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इन दोनों ही बात का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए। और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो मान लीजिए, और छोटी मोटी चीज़ें ही अपना लेते हो, तो भी आपके 4 से 5 नंबर अगर इंप्रूव होते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले ये है कि एग्जाम सभी को पता है 5 अक्टूबर से होने वाला एग्जाम, तो आपको तो ये तो पता ही होगा। तो आज के इसमें मेरा मेनली डिस्कशन ये रहने वाला है कि 25 डेज में कैसे हम 6 मंथ्स के सिलेबस को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट, किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या फिर किस टॉपिक को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और किसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट चीज़ है कि हमारे लिए लास्ट 20 डेज के लिए सबसे ज़्यादा फोकस वाले टॉपिक्स कौन से होने चाहिए, फिर कौन सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे सबसे फोकस वाले होने चाहिए। वो ये 3 सब्जेक्ट है: करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीके एंड इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते तो पूरे साल है, लेकिन फिर भी हमें इन पे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को कुल मिला के कम से कम 5 घंटे देने हैं। इन्हीं 3 सब्जेक्ट को कम से कम अगर आप 5 आवर्स देते हो रेगुलरली, 5 आवर्स, तो आपके मार्क्स यहीं से इंप्रूव हो जाएंगे। अगर अभी आपके 60 नंबर आ रहे होंगे ना, 70 हो जाएंगे, 70 आ रहे होंगे तो 80 हो जाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स आपके इन्हीं से इंप्रूव हो जाने हैं। लेकिन आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को कम से कम 5 आवर्स देने ही देने हैं। कितने? 5 घंटे देने इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को। अब वो कैसे देने, अब वो हम एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स से आपका, और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का मतलब मैं ये मान के चलती हूँ करंट अफेयर्स के अंदर स्टैटिक जीके ऑलरेडी इंक्लूड है, स्टैटिक भी है, कॉम्बिनेशन है। आपको पढ़ना है जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। पढ़ना किस तरीके से? रिवर्स में पढ़ना है। पहले सितंबर का पढ़ोगे, फिर आप अक्टूबर सितंबर का, देन अगस्त का, देन इस तरीके जुलाई का, आपको रिवर्स फॉर्म में जाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 मंथ के करंट अफेयर से आपका सबसे ज्यादा आएगा, इन 3 महीने से। उसके बाद आपका जनवरी से लेकर आपका मई तक, इनमें ज्यादा है। ये होता है सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में इन 3 महीनों का आएगा, उसके बाद इन महीनों का आएगा। और उसके जो पुराने जो है उनसे भी आएगा सवाल, ऐसा नहीं आएगा, पर कम क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, लेकिन अब नए तरीके से मत पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं है कि याद भी नहीं रहेगा इतना। और जब एक आध सवाल आना है तो हम लोग यहाँ से अवॉइड करके कहीं और से कवर अप भी कर सकते हैं, तो उसको आप छोड़ स्किप करके चलिएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ना है, वीकली या फिर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना है। जब मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आपको हर एक महीने करंट अफेयर्स को कम से कम 2 से 3 दिन देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने उठाया सितंबर का मंथ का करंट अफेयर, तो उस एक करंट अफेयर को, उस एक महीने करंट अफेयर को कम से कम वो 3 डेज देने हैं। कैसे देने हैं? मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा, आज कुछ भी पढ़ा आपने, उसमें से जितना भी पढ़ रहे थे, उसमें मान लीजिए किसी स्टेट का नाम आया, किसी कंट्री का नाम आया, या फिर किसी मतलब ऐसे मान लीजिए यूपी का ही नाम आ गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यूपी का आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता होना चाहिए आपको, वहाँ पे फेमस टेम्पल पता होना चाहिए, वहाँ का डैम पता होना चाहिए, वहाँ का रिवर पता होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो भी रिसेंटली तो वो पता होना चाहिए, या फिर वहाँ का सीएम पता होना चाहिए, वहाँ के सीएम ने रिसेंटली कोई अच्छा काम किया हो या फिर बड़ा कोई काम किया हो उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि
अगर आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स को तो इस तरीके से आप पढ़िए कि आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर अप हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से ही आपके जीके के अंदर कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिनिमम है ये। अगर 25 क्वेश्चंस में से अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, सबसे बड़ा वेटेज आपका ये है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें ये भी होता है कि आप अगर आप रीड आउट करते हैं ना, डेली रीड आउट करेंगे तो आपको ये चीजें जल्दी याद भी हो जाएंगी। मतलब डेली रीड करने से अपने आप चीजें याद हो जाती है। कम से कम इस वाले पोर्शन को 2 घंटे दीजिएगा, कम से कम 2 आवर्स इसी पोर्शन को देना है आपको, 2 से 2.5 घंटे के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जीके। जीके थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी होती है जीके में और क्वेश्चंस होते हैं। जीके का मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब सब कुछ मिला के जो बनता है वो बनता है। यहाँ पे आपके 2 पैटर्न रहते हैं, एक रहता है थ्योरी को पढ़ना जो आप पढ़ ही रहे होंगे अभी तक जितना मुझे पता है, और दूसरा है क्वेश्चंस। तो अब आपको केवल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और वो भी कौन से क्वेश्चंस पे, थ्योरी को आपको देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे ध्यान देना है आपको, आपको CHSL, CPO, CGL, MTS, इन सब का प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना, इन सब का। यही मजे की बात है। बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग MTS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोग MTS का ही प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको SSC जिन जिन पे एग्जाम लेती है, जहां जहां भी एग्जाम लेती है, तो कोशिश कीजिए उन सब का प्रीवियस ईयर पढ़ के जाए। अब रिसेंटली दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, DP का एग्जाम हुआ था, तो उसका ही प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, किसी किताब से नहीं पढ़ना, केवल आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना है। ऑनलाइन अवेलेबल रहे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, किताब अवेलेबल है किताब से पढ़ सकते हो, जहां से मन जिया है वहां से पढ़ सकते हो, पर आप कोशिश कीजिए सिर्फ प्रीवियस ईयर को पढ़ने की, जीके के। बस सवाल 1000 के आसपास सवाल होंगे, मैक्स टू मैक्स 1000-1500 से ऊपर सवाल नहीं होंगे इन सबको मिला के, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं रिपीटेड फॉर्म पे ही रहते हैं। तो अगर आप इनको बार बार डेली अगर आप इसको 1.5 घंटा भी देते हो, डेली 1.5 घंटा भी देते हो इसको पढ़ने में, 1.5 घंटा दीजिए, तो आपको चीजें रट जाएंगी, यकीन मानिए। और मैक्सिमम पेपर यहीं से सॉल्व आउट हो जाता है आपका, मैक्सिमम। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना होता है। इंग्लिश को आप इग्नोर होकर चलते हो, इंग्लिश तो हमें आएगी ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, आपको वोकैब पे विशेष ध्यान देना है, वोकैब पे। इसके अलावा इंग्लिश में आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, MTS का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए और कुछ मत कीजिए। MTS का प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, जो भी चीजें आई हैं सिर्फ उसी चीज का, मतलब उसी के क्वेश्चन, उसी का एरर स्पॉटिंग हुआ, उसी का क्लोज टेस्ट हुआ, रीडिंग हुआ, वोकैब हुआ, पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर को ही पढ़िए। कोई किताब को भी फॉलो मत कीजिए आप, क्योंकि इस समय आपको नया कुछ पढ़ नहीं पाओगे, याद भी नहीं रहेगा, है ना, और टेंशन अलग होगी। इससे बेटर आप प्रीवियस ईयर को पढ़ोगे तो वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस भी जाएंगे, और आपको एग्जैक्टली पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपके लिए फायदा भी रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों के पास रीजनिंग और मैथ्स। ये भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं भाई, इनको भी पढ़ना होता है, पर ये पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। चेंज कैसे करेंगे, अगर आप रीजनिंग अलग से पढ़ने जाओगे तो कम से कम 30-40 टॉपिक है, खत्म ही नहीं होंगे, दिन ही 20 रह गए, टॉपिक 40 है। और मैथ्स पढ़ोगे तो कम से कम 25-30 तो टॉपिक्स है मैथ्स के अंदर, तो कब तो पढ़ोगे उनको। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना, हम क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट देंगे। हमने आज मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए SSC MTS का मॉक टेस्ट दिया, उसमें रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो ब्लड रिलेशन का आपने क्वेश्चन गलत कर दिया रीजनिंग के अंदर, तो आप क्या करोगे, ब्लड रिलेशन का टॉपिक को उठाओगे और उसके 25 से 30 क्वेश्चन लगाओगे, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, लगा लिए। सिमिलरली आप मैथ्स को पढ़ोगे, मैथ्स में मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया आपने, कोई टॉपिक गलत हो गया, मान लीजिए टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक क्वेश्चन था वो गलत हो गया, आपको आता था लेकिन आपने फिर भी गलत कर दिया, तो आप टॉपिक को उठाओगे, फिर आप 25 से 30 क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे। यानी कि हमें अलग से नहीं पढ़ना है, हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में जो चीज़ें हमारी गलत होती जाएगी हम उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमें एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, हमें क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती, ठीक है। और कोशिश ये करो कि जिस पैटर्न का क्वेश्चन आपने गलत किया है उसी पैटर्न पे अगर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। वरना वो भी ना मिले तो आप एटलीस्ट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप लगा लोगे 20 से 25 क्वेश्चन, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से आपको रीजनिंग और मैथ्स को रिवाइज करना है। और याद ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में कोशिश आपको ये करनी है कि आपको 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही करने हैं। ये स्कोरिंग चीजें होती हैं, पता है, अगर आपके कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका इनसे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, और ये चीज इंप्रूव करना आसान भी है। बाकी सब जगह से सबसे आसान है, जो चीज इंप्रूव आपकी हो सकती है वो है
रीजनिंग को इम्प्रूव करना, बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, और एक करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करना, बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है चीज़ें ये। तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा एक होता है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा दिमाग में एस्टिमेटेड होता है कि यार हमें कम से कम, हमेशा हर किसी के मन में होता है कि कम से कम इतने क्वेश्चंस तो कवर अप करके ही जाएं। तो एक आपको मैं रफली आइडिया दे देती हूँ कितना करना है आप लोगों को। आप अगर आप ओबीसी सॉरी जनरल कैटेगरी से हैं, तो कोशिश कीजिएगा 85 प्लस का टारगेट आपको रखना ही रखना है। इससे कम कट ऑफ जाती है तो बेनिफिशियल ही, आपके नुकसान कुछ नहीं है, पर 85 से ऊपर कट आपका मान के चलना है, ठीक है। ओबीसी में आपको 80 प्लस मान के चलना है, और SC/ST में आपको कम से कम 70 प्लस मान के चलना है। इतना आपको एस्टिमेटेड मान के चलना है। कुछ बच्चे इस पे थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, मैडम इतनी थोड़ी ना जाएगी, इतनी हाई जाएगी, इतनी कम जाएगी क्या? वो मुझे नहीं पता क्या कितनी जाएगी, पर आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा वो कितनी जा सकती है। पर आपको कम से कम इतना टारगेट लेके चलना ही चलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, और आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कैसे हम लोग 6 मंथ्स की चीज़ों को 6 महीने या 1 साल भर पड़ी हुई चीज़ों को किस तरीके से हम 20 डेज में रिवाइज भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हम लोग के पास एक बैच भी अवेलेबल है, एसएससी एसएससी के लिए एक बैच भी अवेलेबल है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच भी है, रीजनिंग स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, और चाहे तो आप रीजनिंग प्लस मैथ्स का कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। इस बैच की खास बात क्या है, ये आपका सूर्या बैच है। बैच की खास बात क्या है कि इस एक बैच से आप लोग जो बच्चे एमटीएस का एग्जाम देते हैं, या फिर जो एसएससी को एग्जाम देना स्टार्ट करता है, तो वो एसएससी एमटीएस भी देता है, सीएचएसएल भी देता है, जीडी भी देगा, सीपीओ भी देगा, सीजीएल भी देगा। तो आप अलग अलग परचेज करने की जगह आप सिंगल बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारे एग्जाम्स में वो यूजफुल रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास एसएससी जीडी का भी बैच अलग से अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सॉरी, एसएससी एमटीएस का अवेलेबल है, वो भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक परफेक्ट रिवीजन के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपको चीज़ समझ में आएगी कि हमें क्या चीज़ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी लेके आऊँगी कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास कौन सा मेजर फोकस रहता है टॉपिक्स का, जो आपको ज़्यादातर कवर अप करना चाहिए। तो उसका वीडियो भी रह के आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। और लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या रही थी और कितनी कट ऑफ के अराउंड आपको टारगेट करना चाहिए, उसके लिए भी अपनी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।